नमस्कार दोस्तों। जयपुर से हमारे खास मेहमान अंक ज्योतिषी और अंग ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश हाजिर हैं। और आज इस स्पेशल एपिसोड में हम लोग किसी सितारे की खास बात नहीं करेंगे, किसी खास जो है फिल्म की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि डॉक्टर साहब जो है भविष्यवाणियां जो करते हैं फिल्मों की, वो इतनी सटीक कैसे हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली तो हर हफ्ते हम देखते हैं कि हर हफ्ते फिल्में आ रही हैं, वो बताते हैं, सितारों पे भी बातें करते हैं। और लेकिन अब जब स्त्री 2 जैसी फ़िल्म आई तो उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म तो प्रोड्यूसरों को निहाल कर देगी। तब तो शायद प्रोड्यूसरों को भी नहीं पता था कि ये फ़िल्म उनको निहाल करने वाली है। इसी तरह से दिवाली पर जब बड़ा मुकाबला था और जिसमें सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, और तब लग रहा था कि सिंघम अगेन तो बड़ी सितारों से सजी हुई फ़िल्म है। निश्चित रूप से ये फ़िल्म जो है वो भारी पड़ेगी भूल भुलैया पर। और कई लोगों को लग रहा था ऐसा ना हो कि भूल भुलैया इसका जो वज़न है सितारों का उसके नीचे दब जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ने उस समय कहा कि नहीं, चलेंगी दोनों फ़िल्में, लेकिन रेस में जो है वो भूल भुलैया 3 आगे निकलेगी। अब देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं और इसीलिए आज हम खास तौर पर आए हैं कि अब एकदम क्लियर हो गया है। हम आंकड़ों पे नहीं जाएँगे किसने क्या कमाया, कितना क्या, लेकिन अब एक लाइन बिल्कुल ड्रॉ हो चुकी है कि टोटल कलेक्शन में भूल भुलैया 3 ने जो है सिंघम अगेन को पीछे छोड़ दिया है। तो डॉक्टर साहब आपको एक तो बहुत-बहुत बधाई हो कि आपने जितनी क्लैरिटी से ये कहा था कि इन दोनों फ़िल्मों में भी जो है भूल भुलैया 3 आगे रहेगी। और तब हमारे यहाँ जब आपके वीडियो जब ये आया था, तो कई लोगों को इस पर आश्चर्य हुआ था और अजय देवगन के फैन्स ने खास तौर पर थोड़ी नाराज़गी भी जताई थी, आलोचना की थी कि भाई ये कैसी बात है। और उन्होंने कहा था कि ये फ़िल्म तो 700 करोड़ रुपए का बिज़नेस करेगी। लेकिन हम आंकड़ों पे नहीं जा रहे, लेकिन मोटा-मोटा अभी यही चल रहा है कि सारा मिला के साढ़े 300 ही हुआ है, जो इस फ़िल्म का बजट बताया गया था। तो खैर, तो ये भी चीज़ें लोगों को बड़ी बुरी लगी थी कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया। तो आज तो दरअसल हम यही जानना चाहते हैं कि इतनी सटीक भविष्यवाणी जो है, आपने कैसे की थी और आपने ये दोनों फ़िल्में देखी भी हैं। तो हम इस पर आज आपसे उन फ़िल्मों पर भी बात करना चाहेंगे, चर्चा करना चाहेंगे कि आपका क्या जो है अनुभव रहा इन फ़िल्मों को देख के, और जो एक्टर्स की और एक्ट्रेसेस की आप जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं, इन फ़िल्मों में आपने जो देखा है, वो क्या कह रहा है? तो स्वागत है आपका एक बार फिर। रवि जी, मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आप और सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ। देखिए, नमस्कार, सबसे प्रणाम। पहले तो जी, मैं आपकी बात का पहला भाग ले लूँ कि ये गणनाएँ, जी, भविष्यवाणियाँ मैं कैसे बनाता हूँ। असल में क्या होता है कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अंक ज्योतिषी हूँ। अगर मैं जी। एस्ट्रोलॉजर होता, चंद्र पद्धति हुँ, की एस्ट्रो कुंडली वाला, तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता। कि एक ओके। तो उसकी कुंडली बनाने के लिए सही-सही जन्म का समय चाहिए, स्थान चाहिए हुँ, और हुँ। फिर किसकी ठीक। कुंडली? किसके आधार पर आप देखेंगे? निर्माता, तो आजकल तो फ़िल्मों में 5-5, 7-7 निर्माता होते हैं। बिल्कुल, अगर यहीं भी देख लें, तो मुराद खेतानी, भूषण कुमार, कृष्ण कुमार 3 तो भूल-भुलैया 3 में है और सही प्रोड्यूसर है। वहाँ जाकर ज्योति देशपांडे, अजय देवगन, रोहित शेट्टी 3 वहाँ है, तो किसकी कुंडली? फिर 4-4, ठीक। 5-5, 6-6 मुख्य सितारे होते हैं, फिर निर्देशक की कुंडली, तो इतना सब संभव नहीं। मेरा सौभाग्य है कि प्रभु ने मुझे अंक ज्योतिषी बनाया। तो मुझे जन्म के समय की आवश्यकता ही नहीं, सबसे पहले यही पत्ता साफ। उसके बाद ठीक। क्या है आप समेत सभी आदरणीय मित्र जानते होंगे कि अंक ज्योतिष में साहित्य कोई अधिक उपलब्ध था ही नहीं, है भी नहीं। तो जी, और फिर फ़िल्मों की रिलीज़ की भविष्यवाणी करना, ये तो था ही नहीं। मैं ठीक बात है। जब 2 अक्टूबर 2008 से मैं मीडिया पर आना आरंभ हुआ, ओके। सैटेलाइट मीडिया पर, टीवी चैनलों पर मैंने टीवी भविष्यवाणी चैनल्स आरंभ पर, की। जी हाँ। तो उसके बाद में मैं जो सेगमेंट एक रखता था अपने कार्यक्रम में फ़िल्मों की भविष्यवाणियों का और इधर मैंने अपने ब्लॉग पर शुरू कर दिया। लेकिन करूँ जी, कैसे? करूँ कैसे? तो मेरे ब्लॉग पर जाकर अगर आप 2009 में मैंने ब्लॉग बनाए थे 18 या 21 सितंबर को या 12 सितंबर को, तो वहाँ से लेकर अब तक भविष्यवाणी में मेरी विधि में आपको परिवर्तन मिलेगा। मैंने हर बार अपनी ओके। पिछली विधियों से सीखा है, नई विधियाँ इजाद की हैं। तो मैं जी। पिटा भी हूँ। मेरी 15 से हुँ, 20% हुँ। भविष्यवाणियाँ पहले, अब तो ये जो है 5-7% ही गलत निकलती है, लेकिन 15 से 20 हुँ, तो वो हुँ। 15 से 20 को मैं 5-7 तक। तो इसमें क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं वो रिलीज़ की जो दिनांक है ना, जी, उसके मूलांक, भाग्यांक और शुक्रवार का
अंक ये सब रखता हूँ। आप जैसे जानते हैं कभी कभी गुरुवार को भी कर देते हैं, वो जैसे स्त्री 2 की थी, गुरुवार को एक दिन हाँ पहले 14 अगस्त को रिलीज कर दी थी, तो रिलीज का दिन और ये उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि फिल्म के नाम की गणना करता हूँ रिलीज की तारीख के साथ। फिर जितने निर्माता हैं, वो एक फिल्म तो पीछे करण जौहर वाली थी ना जिसमें 7 निर्माता थे, जिगरा थी क्या वो? किल किल किल। किल लेकिन अभी पीछे एक कौन हाँ सी थी? अभी पीछे एक फिल्म आई थी उनकी, तो उसमें 7 वो थे 7, हाँ, वो फिल्म थी हाँ विक्की विद्यावाला का वो वाला अच्छा वीडियो, हाँ हाँ वो जी 7 बिल्कुल प्रोड्यूसर। हाँ वो तो जी हाँ, तो मैं सभी निर्माताओं की अंकों की गणना करता हूँ, फिर उसका ओके औसत निकालता हूँ, निर्देशक के अंकों की गणना करता हूँ, प्रमुख कभी 2 होते हैं, कभी 3, कभी 5-5 जो सितारे हैं, है ना? हीरो हीरोइन वगैरह उनकी गणना करके औसत निकालता हूँ, फिर मैं सबकी गणना करके और उसका औसत निकाल कर कितने प्लस कितने माइनस, उसके आधार पर तय करता हूँ कि फिल्म चलेगी, नहीं चलेगी, पिटेगी, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर, डिजास्टर, और दूसरी फिल्म के साथ उसके अंकों की ऐसे तुलना करता हूँ। अब देखिए मेरी गणना में जो जी तुलना आई, उस तुलना में भूल भुलैया आगे रह रही थी, उसे अधिक प्लस मिल रहे थे और सिंघम ठीक अगेन को कम प्लस मिल रहे थे। अब आप एक बात बताइए, ये ठीक है, अजय देवगन के या किसी के भी प्रशंसकों को अगर लगता है, फैंस को लगता है यार ये तो पंडित जी की बात जमी नहीं, स्वागत है, हम्म, उन्हें इसका अधिकार है भाई, वो जी जी फैन है। कोई अपने अपने हीरो को पिछड़ते कोई कैसे देख सकता है? तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी जगह सही है। फैन ऐसे ही होने चाहिए। जो दिन जी देखे ना रात, ना त्योहार देखे ना सामान्य दिन, लेकिन लगे हैं भाई, ठीक है। लेकिन सही मित्रों हमारी विवशता है कि जब गणना में भूल भुलैया आगे रह रही है, तो मैं क्या सिर्फ अजय देवगन, अक्षय कुमार, दीपिका या रोहित शेट्टी का नाम देखकर कह दूं, मुंह देखकर तिलक कर दूं कि मुंह बड़ा है तो बड़ा तिलक? नहीं भाई, ये ये दर्शकों, आप जो मेरे और रवि जी के प्रति विश्वास के कारण यहाँ आते हैं ना प्रोग्राम देखने और बाद में वीडियो में देखते हैं, तो उस विश्वास के साथ धोखा मैं कैसे करूं? आप इस विश्वास से आते हैं ना कि पंडित जी बड़ी ईमानदारी से गणना करके यहाँ बात रखेंगे, क्यों रवि जी? इसीलिए आते हैं ना दर्शक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात फिर धोखा कैसे कर लूं भाई मैं? रवि रोहित शेट्टी की ये बड़ी है, हिट जाएगी, तो फिर इस हिसाब से तो स्त्री 2 को तो मैं ये कहता ये पिट जाएगी, उसमें कौन से इतने बड़े बड़े नाम थे भाई? थे क्या? सच बात नहीं थे ना। कारण क्या है? अच्छा एक और बात है, अभी जो रवि जी आपने कही, ये जो भाषा वाली बात है कि स्त्री 2 के समय मैंने कहा था कि निर्माताओं को निहाल कर देगी, और यहाँ कहा था हाँ कि भी भूल भुलैया 2 जो है सिंघम अगेन पर भारी पड़ेगी, ये भाषा, तो देखिए ये तीन आम जी ज्योतिषी की भाषा नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि ज्योतिषियों की शब्दावली बहुत कमजोर होती है। मैं तो भाई भाषा का प्रोफेसर रहा हूं, हिंदी भाषा साहित्य मैंने बरसों पढ़ाया है। 9 साल छोटी कक्षाओं में शिक्षक के रूप में और 9 साल कॉलेज प्रोफेसर के रूप में, और मैं पीएचडी हूँ भाई हिंदी साहित्य में, पत्रकार हूँ मैं। आप आप टिपिकल पंडित जी या टिपिकल ज्योतिषी नहीं वो है नहीं हूँ, दरअसल वो मैंने भाषण कला सिखाई है लोगों को, राजनेताओं को, दूसरे लोगों को। अच्छा एक बात और है, तो इसीलिए मेरी भाषा, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ रवि जी और हमारे दर्शक मित्रों, हमेशा एक बात मैं कहता हूँ, मेरे यहाँ स्लिप ऑफ टंग या स्लिप ऑफ पेन कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य तो ही होता, अन्यथा होता नहीं है। मैं वही बोलता हूँ जो मुझे बोलना होता है, मैं वही लिखता हूँ जो मुझे लिखना होता है। मेरे यहाँ ये नहीं होता, क्योंकि मैं भाषा का विद्यार्थी रहा हूँ भाई बरसों, और आज भी हूँ, तो मैं बहुत सोच समझकर शब्दावली काम लेता हूँ। अच्छा एक बात और रवि जी, मैं यहाँ आगे बढ़ने जी से पहले कहूँ, मैं भी टिप्पणियां पढ़ता हूँ। हम्म, आप पढ़ते हैं? हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ, जी क्योंकि हमारे ठीक है हमारे हाँ आदरणीय दर्शकों की टिप्पणियां ही तो बताती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। अरे सही भाई वो बात हमारे लाइट हाउस है, हमारे जहाजों को समुद्र में रास्ता इन्हीं टिप्पणियों से मिलता है। तो कभी कभार कोई मित्र ये लिख देते हैं ना, उनका मूड ये होता है यार ये पंडित आदमी है, फिल्मों की बातें क्यों कर रहा है, पंडिताई करो ना, मतलब इस तरीके का होता है भाव। तो मैं आदरणीय बिल्कुल मित्रों को बता दूं कि मैं 1991-92 से हिंदी फिल्मों से संबंधित कॉलम अखबारों में लिखता रहा हूं। 91-92, 32-33 जी वर्ष जी पहले। और तब मैं अपने स्थानीय प्रादेशिक अखबारों के अलावा रांची एक्सप्रेस
जो रांची से छपता है वहां से छपता रहा हूं। 94 में मल्टी स्टारर फिल्मों पर, गुलजार साहब पर, मनोज कुमार पर मेरे वहां से छपे हैं। इंडियन ये जो एक्सप्रेस का जो हिंदी में आता था ना, साप्ताहिक एक्सप्रेस स्क्रीन, उसमें जी मैं जी 92 स्क्रीन, 93 हाँ। से छपता रहा हूं। तो मैं वो वाला टिपिकल पंडित नहीं हूं। मैं फिल्मों पर बरसों कॉलम लिखे हैं, फिल्म संगीत पर। अब मैं आ जाऊं फिल्मों पर। अगर आप बीच में जी, कोई कुछ और बात कह रहे तो पहले आप कहिए। नहीं नहीं बिल्कुल, आप आइए। मैं तो जो आगे हम बात करेंगे उसमें, जैसे मैंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये दोनों फिल्में हाँ, देखी है, और क्योंकि आप सिनेमा जी का विश्लेषण भी करते रहे, जी तो जी हमने तो बिल्कुल। किया, हमने अपने रिव्यू डाले। आपने जब फिल्म देखी है, दोनों फिल्में, और हाँ आपने तो कहा था, हाँ और एक अंक ज्योतिषी के रूप में आपको ये पता भी होता है कि कौन सी बेहतर जाने वाली है, कौन सी कमजोर फिल्म है। जी और जी उसके बावजूद जब आप फिल्म देखते हैं, तो इन दोनों फिल्मों का आकलन आपको कैसे लगा? चलिए जी हम पहले सिंघम अगेन की बात करते हैं। जी। रवि जी, आपको याद होगा कि जब मैं स्त्री 2 फिल्म देख कर आया तो मैंने आपसे एक बात जी कही थी मित्रों के सामने कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब वो ऐसे बाहों में होती है श्रद्धा कपूर यूं, तो श्रद्धा जी, कपूर के गर्दन पर कैमरा जाता है तो 3 रिंग हाँ, वलय साफ दिखते हैं। तो मैंने जी, कहा जी, था बात हुई अंग थी। ज्योतिष के हिसाब से कितना उन्नत भाग्य है। आपने कहा था, इतनी बिल्कुल। स्पष्ट है। हाँ, अगर वो स्पष्ट नहीं होती ना उन दिनों में, उनका भाग्य उतना अच्छा नहीं था। खैर, ये तो उदाहरण इसलिए दिया कि मैं जब फिल्म देखता हूं तो हुँ, उस समय मेरा फिल्म समीक्षक भी जागृत रहता है और मेरा अंग ज्योतिषी भी जागृत रहता है। हाँ, ठीक है। भाई वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो एक ही दिशा में थोड़ी देखता है ना। हाँ, चारों तरफ नज़र सिंघम रखता है। अगेन, सिंघम अगेन। जी, देखिए सिंघम अगेन, मैं अगर ये कहूं कि इसमें दीपिका पादुकोण और अक्षय कुमार ये नहीं भी होते तो चलता। ये ठूंसे ठीक गए है। हैं। देखिए क्या है, दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि दीपिका पादुकोण को लेडी सिंघम कहा, ये मजाक लगता है, बड़ा ओछा मजाक लगता है। ऐसे लगता है चुटकुला सुना रहे हैं। लेडी सिंघम ऐसी होती है क्या? क्योंकि देखिए दीपिका पादुकोण, मित्रों को बुरा लगता है तो क्षमा कीजिएगा, दीपिका पादुकोण को मैं तो औसत अभिनेत्री भी नहीं मानता। स्टार हैं, बड़ी स्टार हैं, ठीक है। लेकिन एक जो दायरा होता था जो तोड़ा था संजीव कुमार ने, कि स्टार और एक्टर एक भी हो सकते हैं। पहली बार संजीव कुमार ने तोड़ा, हाँ, थोड़ा बहुत दिलीप कुमार है, बाकी संजीव कुमार ने वो नहीं। दूसरी बात क्या है, ऐसे लगता है ये कैमियो है। हाँ, बिल्कुल। अब सुनिए कैमियो किस चीज हाँ, का। ये जी, अगर किसी को भी, ये अगर हटाकर जो गुलकी जोशी है ना, ख्याति जोशी, जी, जिनका मैंने जिक्र हाँ, किया था आपके सामने, उन्हें दे दिया जाता तो संभवतः ये बढ़िया करती। और तो और छोड़िए, ये जो अपने तिवारी है ना, अरे जो इसी फिल्म में हीरोइन वो मो जो दिया हुआ है, पलक तिवारी की माता जी, अच्छा, अच्छा, हाँ, हाँ, श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी को भी ये रोल दे जी, देते तो वो बढ़िया कर लेती, हाँ, क्योंकि उनके चेहरे पर वो रौनक है कि ये लेडी हाँ, सिंघम जैसा लगे। एक तो ये, और दूसरा वो जो कई उसके एक्शन है, कार वाले वगैरह, अकेले और फिर टाइगर, हुँ, वो सब ठूंसे हुए हैं। और टाइगर श्रॉफ ठीक बात थोड़ा है। सा बच गए, अन्यथा उन्हें भी हटाया। लेकिन अक्षय कुमार को फालतू में डाला, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ भीड़ इकट्ठी करने के लिए, सितारे ठूंसने के लिए। और एक बात और है, मुझे आप बताएंगे, जी, ये आजकल हर जो अभिनेता अभिनेत्री है उन्हें फिल्म की स्क्रिप्ट क्या रोमन में मिलती है सभी को? हाँ, सभी को। ये लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, जो का देवनागरी है कारण, वो नहीं पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, उसका कारण है। ये आप जी, देखिए एक एक सीन आता है जो होता है हुँ, करीना कपूर और अर्जुन कपूर का। जी, अरे उसमें रावण रावण रामायण रामायण, ये क्या है भाई? रोहित शेट्टी जैसे गंभीर अरे ये तो निर्देशक से ये उम्मीद सच नहीं है। बात। बिल्कुल, रामायण, बिल्कुल, तो पता चला कि सच ये बात। जो है ये हाँ, स्क्रिप्ट हिंदी में नहीं है। रावण बिल्कुल। मतलब इतना अखरता है कि जैसे बहुत प्यारी सी दाल बनाई और उसमें इतने बड़े बड़े कंकड़ दांत टूट जाए, ये ऐसा वो सीन। और कम से कम 12-15 बार रावण और रामायण शब्द बोले गए हैं, और इतना अखरता है कि रोहित शेट्टी नहीं और कोई और हो ना, तो मैं तो कामना करूं कि उसका करियर ही बर्बाद हो जाए। निर्देशक इतना ध्यान नहीं रख सकता। जी, 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 तो बहुत बड़ी बात है कि आपका मुख्य खलनायक ये बोल रहा बिल्कुल। है, इतनी अशुद्धि। और शशि कपूर और दिलीप साहब और संजीव कुमार जी की आत्मा तो जहां भी है वहां रो रही होगी कि ये दिन भी हिंदी सिनेमा को देखने होते कि मुख्य खलनायक और मुख्य हीरोइन नायिका ये
एक आध चीज और मैं कमियां पहले बता दूं फिर जी। विशेषताएं बताऊंगा। उसके बाद जो चीज है ना, उसमें उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं भी होती तो चलती। मुझे सबसे बड़ी बात तो रोहित शेट्टी की फिल्मों में संगीत संबंधी अखरती है, गीत संगीत हाँ, की, चाहे इसमें तो गोलमाल कुछ भी सीरीज हो, नहीं है। जी, जी, ऑल बिल्कुल। द बेस्ट हाँ। हो, मतलब ये और हुँ, अगर अगर ऐसी फिल्मों में देखिए, रोहित शेट्टी बड़ी प्यारी फिल्में बनाते हैं, ये फिल्म तो प्यारी है लेकिन कुछ कमियां भारी पड़ गई। हुँ। लेकिन रोहित शेट्टी की जी, इन जी। फिल्मों में अगर संगीत भी अच्छा हो तो सोने पे सुहागा। और ये तो खैर सोना भी जो है मिलावटी निकल गया सिंघम अगेन में तो। हुँ, हुँ। और एक बात है, इसमें बार बार सिंघम का शीर्षक जो टाइटल ट्रैक है, हाँ। गाना वो बजाते हैं। देखिए, पहली सिंघम में ये बहुत बड़ी कमी थी कि जिसकी आवाज का उच्चारण ही साफ नहीं, वो सुखविंदर से ये शीर्षक गीत गवाया गया, जिसको गौर करना पड़ता हुँ, है कि हुँ, हुँ। उच्चारण क्या है गाने में, बोल क्या है। ठीक। बुरा मत मानिएगा लेकिन यही सच्चाई है। यहाँ हुँ, भी हुँ, हुँ। वो उसके साथ शोर ज्यादा है, जो बैकग्राउंड रिदम है, म्यूजिक है, वो ज्यादा हुँ, कर दिया हुँ। है। अब आइए अच्छी बातों की बात करते हैं। बहुत दाद देता हूं रोहित शेट्टी की कि पहली बार किसी आदमी ने आधुनिक युग बोध के साथ पौराणिक मूल्यों को चित्रित करने का प्रयास किया और बड़ी गंभीरता से और बड़ी समझदारी से किया। स्तुत्य है ये, प्रशंसनीय है। हाँ ठीक है कि वो दूसरी बात है कि कलाकारों को ठूंस दिया, कुछ उल्टा सीधा ट्रीटमेंट वो, लेकिन सोच के कंटेंट के सोच के स्तर पर ये बहुत बड़ा जोखिम है। हिंदुस्तान में तो सब सेक्युलरिज्म का इतना रोग लगा है, महामारी लगी है कि साहब यहाँ पर जो बच्चा भगवान से और मंदिर से घृणा करता है वो बिल्ला नंबर 786 और रहीम चाचा के प्रति सब कुछ रहता है। मतलब ये तो वो हिंदी फिल्म है। एक जी। दूसरी बात क्या है, रोहित शेट्टी जो है इन्होंने इस बहाने हिंदुस्तान को आधुनिक युग में पौराणिक युग बोध के दर्शनों के साथ साथ वहां की यात्रा भी करवाई है। और मुझे सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या लगी, जो पैरेलल कहानी चलती है, इधर रामायण का मंचन जी, चलता है जी। और उधर मैंने ऐसा एक नाटक लिखा था और वो था अच्छा। राजस्थानी में लाल लोहिरा छांटा और हिंदी में था अमानुषी गंध। अमानुषी गंध, ओके। उसमें दो कहानियां पैरेलल चलती है, ठीक इसी तरह ये ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा प्रयोग के दृष्टिकोण से। और हुँ, हुँ। उसके बाद अगर उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सहायक अभिनेता इतने अधिक नहीं है। प्राय रोहित शेट्टी की फिल्मों में सहायक अभिनेता जी, बहुत होते जी। हैं। दयानंद शेट्टी का भी अच्छा उपयोग किया है। कुछ जगह ऐसे लगता है इन्होंने शायद शूट बहुत फिल्म की थी लेकिन उसको एडिट करके छोटा बनाया, तो कई जगह जो संलग्नता होती है, निरंतरता, कंटिन्यूटी, वो टूट रही है। मगर ये जो फिल्म है, ये फिल्म मैं देखने गया, मेरे छोटे बेटे और बड़े पोते को साथ में ले गया। अब आप समझ सकते हैं कि मैं समझता हूं कि ये फिल्म परिवार और जी। बच्चों के साथ देखी जा सकती है। रोहित शेट्टी की फिल्म हाँ, अश्लील और बिल्कुल। भद्दी नहीं होती है। हाँ। मगर एक बात देखिए, बड़ी गजब की समानता अनीस हुँ, बज्मी और रोहित शेट्टी में है। हुँ। इसमें भी क्या होता है, जब सारी लड़ाई वड़ाई खत्म हो जाती है और वो बैठे हैं, रणवीर कपूर और वो उधर बैठे हैं, वो दोनों वहां है, अक्षय कुमार वहां है, दीपिका वहां बैठी है, तो वो नहीं, उससे पहले जब अर्जुन कपूर से फाइनल लड़ाई हो रही थी क्लाइमैक्स में, तो वहां जी। बैठे हैं अजय देवगन, अक्षय कुमार और रणवीर कपूर, और वो कहते हैं ना कि भी हम तो बुढ़े हो गए हैं। वो करीना कपूर के साथ डायलॉग है ना, अजय देवगन का, हम जी, बुढ़े हो गए हैं। तो जी। हाँ, रणवीर सिंह के डायलॉग पर ध्यान रणवीर। दीजिए। रोहित शेट्टी का कमाल हाँ। यहाँ आता है, गजब का पंच है। हाँ भाई, आजकल तो बूढ़ों ने ही गदर मचा रखा है, गदर। और गदर। 67 वर्ष के सनी देओल तो कितने बिल्कुल, बिल्कुल। सम्मानपूर्वक, मजाक नहीं, कितने हाँ। सम्मानपूर्वक वहां हास्य पे, ये जो जगह जगह छोटा छोटा हास्य डाला है ना, या जैसे वो अजय देवगन पीछे हो जाते हैं, अक्षय कुमार को आगे करते रहो, रणवीर सिंह बोलते ही जाते हैं, या बिल्कुल क्लाइमैक्स हाँ, में कि जब जब अपनी बिल्कुल। बीवी किसी दूसरे की तारीफ करती है ना, हाँ। तो फ्लैशबैक में पिछली फिल्म, तो ये छोटी छोटी चीजें, सूर्य हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये इस जी। फिल्म को पारिवारिक बनाती है कि देखिए यहाँ भी रोहित शेट्टी अपनी उस समझदारी को भूले नहीं। और मुद्दू शेट्टी साहब का बेटा है साहब, एरी हुँ, गैरी अश्लील फिल्में नहीं बनाता, तो बहुत बिल्कुल। अच्छे फिल्मकार है, लेकिन इस फिल्म में कहीं न कहीं रोहित शेट्टी बड़ी चूकें कर गए हैं। दरअसल ये बैक टू बैक दूसरी फ़िल्म है, वो झटका खा गई जिसमें। इससे पहले सर्कस उन्होंने फिल्म। सर्कस में भी गड़बड़ कर दिया। देखिए यही प्रॉब्लम जो आपने बारीकियाँ बताई ना, रावण और इसमें कुछ आपने ज़िक्र किया सीन का, कहानी का पैरेलल अच्छा है, वो चीज़ें ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब फ़िल्म लिखना या कहानी लिखना एक पूरा अलग मसला है। आप सीन तो रच लेते हैं, डायलॉग तो रच लेते हैं,
पुरानी फिल्म को नए से जोड़ लिया, एक छोटा सा ऐसा सीन बना दिया कि जिसमें दर्शक उसको याद करें या गुदगुदा जाए, नॉस्टैल्जिक हो जाए थोड़ा सा। लेकिन फिल्म का ट्रीटमेंट अलग है, राइटिंग का ट्रीटमेंट अलग है। और इस मामले में पूरा का पूरा बॉलीवुड, अकेले रोहित शेट्टी का मामला नहीं है, पूरा बॉलीवुड जो है बहुत दरिद्र हो चुका है राइटर्स के मामले में। नहीं है अच्छे लेखक, अब देखिए बल्कि ऐसा है, लेखक ही नहीं है बहुत सारे मामलों में हाँ तो। हाँ हाँ, मैं वही कह जी, रहा हूँ कि बॉलीवुड हाँ, लेखक विहीन लग रहा है। एक बिल्कुल। अकेली ये नहीं है, और भी फिल्में जो हाँ, आई है ना, पीछे चाहे स्त्री 2 भी हुई है, उसको तो लास्ट में वो भी वीएफएक्स वही ने है। ठूंस दिया कहानी के स्तर पर, वो भी हाँ, कमजोर है। हाँ, तो क्या होता बहुत है, बिल्कुल। बॉलीवुड लेखक विहीन है। इस समय ये बड़ा संकट है। और आपने रोहित शेट्टी के म्यूजिक की बात की, तो उनकी फिल्मों में जो भी, सिर्फ उनकी जो चेन्नई एक्सप्रेस थी, उसका म्यूजिक अच्छा लगा। मतलब उनकी फिल्मों में ऐसा बहुत म्यूजिक कभी भी बहुत नहीं रहा कि आप उसको बहुत पसंद करें। लेकिन चेन्नई एक्सप्रेस में उनकी फिल्मों में 2-3 गाने जो थे, वो ठीक थे और चले अच्छे, और वो चले हाँ, चले वो और आज भी चलते हैं। लेकिन ये आश्चर्य तो की बात नहीं कि रोहित शेट्टी इस दिशा में हाँ, क्यों नहीं सोचते, सक्षम है। मुझे लगता है लेकिन वही होता है ना, देखिए वो डायरेक्टर हैं, तो अब जो उनकी सोच का दायरा होगा, सब कुछ उस दायरे में ही आएगा। मुझे लगता है कि शायद फिर म्यूजिक के मामले में थोड़ा-सा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता स्वानंद किरकिरे, उन्होंने गाने लिखे और कुमार ने लिखे हैं, एक भी गाना जी। याद रखने लायक नहीं है। देखिए, अगर मैंने चेन्नई एक्सप्रेस का ज़िक्र किया, तो वहाँ जो लुंगी डांस गाना खूब चला, मतलब हनी सिंह का। आप देखिए हनी सिंह के इंटरव्यू उठा के देखिए, वो उस गाने की बात करते हैं तो वो शाहरुख खान का नाम लेते हैं, कि शाहरुख वही खान तो मुझे है। मिले थे, शाहरुख खान ने मुझसे कहा ऐसा सॉन्ग चाहिए, मैंने शाहरुख खान को सुना। मतलब वो सुनने वाले कान शाहरुख खान के थे, वो सिलेक्ट करने वाले, वो फाइनल करने वाले रोहित शेट्टी का नाम नहीं लिया उन्होंने। कहीं न कहीं मुझे लगता है इस मामले में थोड़ा-सा, तो ध्यान ये दिया जाए। उनका अपना दायरा है, ध्यान दिया जाना चाहिए। और सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में तो संगीत तो जान है, प्राण है वो तो। संगीत के बिना हिंदी सिनेमा तो अपाहिज है, लाश है। बिल्कुल, हाँ। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि अगर आपको हिंदी सिनेमा का इतिहास देखना, समझना है, तो हिंदी सिनेमा का संगीत उठा लीजिए बस। मुझे आप पूरा रवि इ जी हाँ, रवि जी, मुझे जी, यहाँ पर राज कपूर साहब याद आते हैं। जी। राज कपूर साहब ने अपनी पहली और एकमात्र एक्शन फिल्म बनाई थी, जिस देश में गंगा बहती है। हाँ, बिल्कुल। एक्शन फिल्म, टोटली एक्शन फिल्म, उस वक्त के हाँ, हिसाब से हाँ। बहुत बड़ा एक्शन, डाकुओं का ही सारा जमावड़ा। डाकुओं तो की कहानी। जी, जी। वो जब बैठे हसरत शैलेंद्र शंकर जयकिशन को लेकर, बोले इसका म्यूजिक तैयार करो, तो हुँ। ये स्टोरी है। तो उन्होंने कहा पागल हो गए हो, इसमें गाने की गुंजाइश कहाँ है। और रोहित शेट्टी वही बात है हाँ, ना, एक्शन फिल्म है और इसमें कहाँ हाँ, गुंजाइश है। तो ये कोई तर्क दे, सही है। उससे पहले मैं ये किस्सा सुना दूं कि, तो उन्होंने कहा जी, इसमें गानों की गुंजाइश क्या है, तो राज कपूर ने कहा राज कपूर की फिल्म और म्यूजिक नहीं हो ही नहीं सकता भाई। तो उन्होंने उसमें गुंजाइश निकाली और एक एक गाना सुपर डुपर हिट है। बिल्कुल। निर्देशक निर्देशक की सोच हो और अगर इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो हाँ, भला क्या नहीं हो सकता। जागते रहो फ़िल्म में कहीं गाना नहीं है पूरी फ़िल्म में। एक शायद गाना एक गाना छोड़, है, एक दो गाना गाने, बस। एक तो वो जागो मोहन 2 प्यारे बिल्कुल एंड में है, और एक वो हाँ, जिंदगी एंड में। ख्वाब है, मोतीलाल पर है वो भी। अच्छा, मोतीलाल पर है वो गाना देखिए। राज कपूर पर मतलब तो एक भी गाना नहीं है। कहीं बिल्कुल नहीं। और अच्छा हाँ, अच्छा याद दिला हाँ, आपने, उसमें भी क्या था, जी, उसमें जब राज हाँ, कपूर बात कर रहे थे, अमित मित्रा और वो दो मित्रा बंधु है जो फिल्म के डायरेक्टर थे, तो उनसे जी। बात कर रहे थे, तो बोले फिल्म तो पूरी साइलेंट है। और राज कपूर निर्माता थे, निर्देशक हाँ, नहीं थे हाँ। उस फिल्म के। हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो बोले कि फिल्म जो है, ये तो फिल्म में तो हीरो तो पूरी फिल्म में साइलेंट है, बोलेगा ही नहीं। हुँ, और राज कपूर ने कहा गाने तो कहाँ गुंजाइश रखे, तो फिर मोतीलाल को एक गाना दिया गया और वो अमर हो गया, जिंदगी ख्वाब में कमाल का सच गाना क्या। है। हाँ, और दूसरा फिर नरगिस पर वो अंत में जाकर भैरवी राग में ब्रह्म मुहूर्त में वो हाँ, दिया, जागो मोहन प्यारे। लेकिन मिले ना, और दोनों ही दोनों गाने। अमर गाने हो गए। हाँ, हाँ, अमर गाने। निर्देशक को सोचना चाहिए। सही, वही। तो चलिए, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई और उसके बहाने हमने संगीत पे भी ये बातें की। भूल भुलैया 3 आपने देखी। जी अब आप जी। उसको देखिए। और अ, हमने पिछले हफ्ते कार्तिक आर्यन पे भी बात की थी, तो हम्म, हमारे कुछ दर्शकों को लगा कि भाई पंडित जी जो है नाराज़ हैं बुराई कर रहे कार्तिक हैं। आर्यन से, बुराई कर रहे हैं। किसी ने कहा कि अरे भाई वो तो
शराब नहीं पीता, वो ओपनली थोड़ी कोई बोलता है। शराब के मतलब बहुत सारी चीजें होती है। बॉलीवुड का एक हिडन फेस है, सब कोई अपने रियल फेस के साथ सामने हाँ, नहीं आते हैं। मैंने भी तो कमेंट लोग, पढ़े। जी जी, तो ये था कि कई लोगों को लगा कि आप नाराज हैं भाई उनसे, इसलिए इस तरह की बातें कह रहे हैं, जबकि हमने क्लियर किया था उसमें कि भाई एक ज्योतिषी के रूप में देखना अलग है, लेकिन शुभकामनाएं हैं। और आपने बताया भी था बाकायदा कि वो किस तरह से एक बड़े चेहरे की तरह आगे स्टेब्लिश हो सकते हैं, और हमने उन जितेंद्र से लेके तमाम एक्टर्स की भी बात की थी उसमें पुराने। जी, जी, तो हम देखिए भूल भुलैया ऐसा है। पे जी, हाँ हाँ जी, जी, बिल्कुल। आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ मतलब आपने भूल हाँ, भुलैया देखी ठीक, और ठीक। आपने कहा था कि देखिए ये फिल्म तो आगे निकल जाएगी, तो हाँ, आपका निकल अपना गई। एक्सपीरियंस क्या रहा? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ज्योतिषी भविष्यवाणी एक अलग बात है। ये वो अलग अनुभव जो चीज है है बिल्कुल। हाँ, हाँ, जी, देखिए जी, रवि जी ऐसा है वो मित्र का नाम भूल रहा हूँ मैं जिन्होंने लिखा था कि ये हाँ, कार्तिक इज़ नॉट ड्रिंकिंग ऐसा कुछ हाँ, था या बिल्कुल। डज़न्ट हाँ, ड्रिंकिंग हाँ, और जो भी ऐसा ही कुछ था। हाँ, 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 तो देखिए ऐसा है कि उन्हें चाहिए कि वे अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें, ठीक है? नाराज़ होकर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा कर्तव्य बनता है कि जवाब दूँ भाई हमारे ठीक मित्र ने बात है। अरे भाई कोई दर्शक बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। मित्र है, वो हाँ, इतना समय निकालता है, वीडियो देखता है, टिप्पणी करता है, तो हमारा कर्तव्य है ना हम उनको जवाब तो दें, है ना? जी। हमारा परिवार है भाई। दूसरा क्या होता है देखिए कि वो जो कार्तिक आर्यन तो क्या मैं तो किसी से भी नाराज़ नहीं हो सकता। बतौर ज्योतिषी मैं किससे नाराज़ हो सकता हूँ भाई? क्योंकि नाराज़गी और खुशी वहाँ तो मायने ही नहीं रखती है, वहाँ तो सिर्फ़ गणना है और भविष्यवाणी है। वहाँ क्या नाराज़ होना? सही है। ज्योतिषी के रूप में तो किसी से अगर कोई नाराज़ होता है तो वो बेईमान ज्योतिषी है, ईमानदार नहीं है। एक बात, दूसरी बात क्या होता है? दूसरी बात ये है कि देखिए मैंने तो मित्रों कार्तिक की तारीफ़ भी की कि बड़ा प्यारा बच्चा है। इस बच्चे को हाँ, चाहिए कि अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए करे। ये तो अच्छी बात है वही, ना? वही। अरे भाई आपकी गाड़ी में पेट्रोल 60 किलोमीटर दूर जाने तक है, तो मैंने कहा है कि अधिकतम 60 बल्कि 55 ही जाना। अरे ये तो आपका सही। शुभ चिंतन हूँ मैं। अब कोई कहते मुझे बद्दुआ दे दी कि 60 ही भाई इसमें पेट्रोल इतना ही है, मैं आकलन जानता हूँ कि इतने पेट्रोल में कितनी दूर जा सकते। तो अच्छा ठीक लड़का है। बात है। फिल्म पर आते हैं। जी। हुँ। क्या होता है कि इसमें शायद मुकेश छाबड़ा ने कास्टिंग की है। कास्टिंग डायरेक्टर शायद हाँ। भूल भुलैया 3 में जी, मुकेश जी, छाबड़ा। जी, मैं जी। देखा मैं हाँ। नाम भी गौर से देखता हूँ पर्दे पर। हुँ, लेकिन हुँ। आजकल जी। क्या रवि जी समस्या है कि इस कोने में नाम देखो तब तक ऊपर वाले निकल जाते हैं। ऊपर उधर कोने में देखो तो इधर वाले निकल जाते हैं। तो बहुत सारे सारी नाम याद समस्याएँ नहीं पैदा रहते। हो गई हैं। जी, जी, हाँ, जी। इतने पहले तो नाम इकट्ठे बड़े-बड़े, देते हैं। पहले टाइटल बड़े-बड़े आते थे, बड़े-बड़े नाम आते थे और बड़े अब तो सम्मान लिखते से थे आते थे सबके नाम। और पहले हाँ, अब बीच में तो आते थे बड़े-बड़े। बीच में आते था तो कोने में कहीं डाल देते हैं छोटा-सा लिखा हुआ। हाँ, बिल्कुल यूँ डाल दिए यूँ। सही। लेकिन मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर है, मैंने गौर किया है, इसमें मिसकास्ट नहीं हाँ, हुए। देखिए 2-3 चीज़ें अगर ठीक ये है। हाँ, मिसकास्ट नहीं होती ना, तो ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट होती। ओके। मैं आप समेत सभी मित्रों को एक बात ध्यान में लाना चाहूँगा कि जो राज फ़िल्म आई थी वर्ष 2000 में, सुपर हिट हुई थी। वो बिल्कुल। बिपाशा बासु और अपने ये बिपाशा आशुतोष डिनो राणा मोरिया। साहब, डिनो हाँ, मौर्या, डिनो उसमें मोरिया बिपाशा और थे। डिनो जी। मौर्या का अफ़ेयर चलता था, है ना? जी, जी, राज ये फ़िल्म। सब थी चीज़ें। राज हाँ, फ़िल्म के क्लाइमैक्स में जाकर एक सीन आता है जिसमें वो भूतनी बिपाशा बनकर आती है और उसे ले जाती है डिनो को। लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक फिर है। बिपाशा असली आती हैं और वे कहती हैं हाँ, कि वो कहाँ है? बोले वो तो आपके साथ गए। तो उस समय बिपाशा के बिल्कुल टाइट क्लोज़अप आप लोगों की भाषा में फ़िल्म वालों की टाइट क्लोज़अप वहाँ बिपाशा का जो इतना बड़ा नाक है वो बुरी तरह अखरता है। मैं कहाँ आना चाहता हूँ? विद्या बालन पर। अंग ठीक ज्योतिष है। ये कहता है कि इतने चौड़े नाक वाले लोगों के निकट तो कैमरा चाहे फ़ोटो के लिए और चाहे वीडियो के लिए जाना ही नहीं चाहिए। ये इतना भारी भरकम नाक जो है ना विद्या का, ये बहुत अच्छा लगता है, फ़िल्म में फिट लगता है जब वो डरावने रूप में दिखाते हैं तो क्योंकि वाक़ई ये नाक डरावना हुँ, होता है। डरावने में वो बिल्कुल फिट बैठी है, लेकिन जनरल में जब भी क्लोज़अप जाता है और ख़ासकर साइड वाला, बहुत बुरा लगता है। और एक बात और, माधुरी दीक्षित को तो नहीं भी लेते तो फ़र्क नहीं पड़ता। इस भूमिका को हटा देते तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा जब वो दोनों साथ में नृत्य करती हैं, दोनों जी। माधुरी और जी, विद्या, जी। हाँ। दोनों करती हैं ना, तो उस समय वो जब दूर से नृत्य है तो माधुरी बेहद प्रभावी लगती है। है भाई, हुँ।
बहुत प्यारी बिल्कुल नृत्यांगना। अरे हाँ, लेकिन जब क्लोजअप पूरी फिल्म में जाता है या टाइट क्लोजअप जाता है तो ऑपरेशन से जो इन्होंने अपनी नाक पिचकवा ली है ना, बड़ी भद्दी लगती ठीक है। है, बड़ी भद्दी है। अब खैर चलिए, ये निंदा नहीं है, विश्लेषण है भाई, जी। हमें अधिकार है कि क्या। अब यहाँ पर एक और बात है, वो बात ये है कि अनीस बज्मी से हालांकि मैं ज्यादा गंभीरता की उम्मीद तो कभी नहीं करता, क्योंकि ये डेविड धवन के जूते में पांव डाले हुए हैं भाई। हम्म। चेला शब्द अगर इस्तेमाल करें तो ये डेविड धवन की फिल्मों की स्टाइल है, बिल्कुल। हालांकि असिस्टेंट ये राज कपूर के भी रहे हैं, वो एक दूसरी हम्म, बात है। तो ठीक। वो ठीक है, इनसे किसी तर्क वगैरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। लेकिन इस फिल्म में इन्होंने एक बात का ध्यान रखा है, जो सिंघम अगेन में बार बार है, कंटिन्यूटी टूट रही है। ऐसा लगता है बहुत शूट हाँ किया, अब हाँ। उसको एडिट करना है तो क्या करें। इसमें उस चीज का इतना अखरना नहीं है। और रहा सवाल ये कि इस फिल्म में थोक के भाव शायद 6-7 संगीतकार है ना, 7-8 है शायद, नाम हाँ तो खूब इस लंबी लिस्ट जी आती जी, है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कितनी गुर्बत है कि वही हम्म, टाइटल ट्रैक पुराना ही चलाना पड़ता है, या वही हरे वही कृष्ण वही। हरे राम चलाना पड़ता है। कितनी गरीबी है, साथ साथ सही आठ सही। आठ हाँ। संगीतकारों को लेकर भी इस फिल्म का एक भी गाना ओरिजिनल नहीं चला। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए, अनीस बज्मी बातूनी निर्देशक और लेखक है। इनकी फिल्मों में मौन तो होता ही नहीं है कि मौन बोल ले, ठीक है। कॉमेडी है ठहराव ना जी। बोले। हाँ, हम्म, भाई ये वो डेविड धवन की स्कूल के हैं, उनके जूते में पांव हाँ डाला तो हाँ। फिर वही बात है। बातूनी लेखक और निर्देशक, इनके यहाँ तो संवाद प्रधान फिल्में ही बनती हैं, शेष बनती कहाँ है। तो ये जो मामला है ना, अनीस बज्मी से अब फिल्मों में 30 साल के बाद में तो कुछ इससे हटकर भी उम्मीद की जाती है। फिल्म बहुत मनोरंजक है, लेकिन एक तो संगीत हम्म। की कमियाँ करती है, और उसके बाद में क्या करता है, उसके बाद में ये करता है कि ये एक ही दृश्य का जो समूह है, एक ही जगह के 3-4 सीन है, वो उन्होंने कहीं एक आध जगह लिया, फिर दूसरी जगह लेने के बाद में वापस आने पर या सीन की कंटिन्यूटी में वो जैसे कभी तो बादल छाए, कभी बादल हट गए, अब 1 सेकंड 2 सेकंड में बादल कहाँ से हट गए? चलिए, ये आप फिल्मकार हैं, आप पे छोड़ता हूँ मैं। ठीक इसके है। अलावा इस हाँ, आप पे छोड़ता हूँ जी। मैं। हम्म। लेकिन क्या है, मैं आपको फिर बताऊँ, हे कार्तिक आर्यन के फैंसों, फैंस मतलब हाँ, वो प्रियजनों, जी जी। बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन मैं तो कहूँगा कि कार्तिक आर्यन इस फ़िल्म में मिसकास्ट है। पिछली में भी थे और इसमें भी है। कारण क्या है? अब मैं क्यों कह रहा हूँ हम्म ऐसा? भई एक तो मुझे हम्म। मेरी निजी पसंद-नापसंद बताने का अधिकार है। भाई मेरी भी निजी पसंद-नापसंद है, एक बिल्कुल दर्शक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं एक आम दर्शक के रूप में ये निजी पसंद या नापसंद नहीं बता रहा। मैं दूसरे तौर पर बात कर रहा हूँ। एक समीक्षक के नाते तो वो अनफिट है। कैसे कि क्या है, उनके अभिनय का कोई भाव आता ही नहीं है। बातूनीपन के अलावा वो अभिनय करना जानते ही नहीं है। लेकिन इससे बिल्कुल। भी बड़ी एक बुरी बात है, अंग ज्योतिष ये कहता है कि इस तरीके की भूमिकाओं में आदमी के आँखों से लेके ठुड्डी तक का चेहरा पूरा काम करना चाहिए। सबसे बड़ी कमी क्या करती है रवि जी, लगभग आधी फिल्म से ज्यादा फिल्म तक कार्तिक आर्यन का अभिनय देखें तो ऐसे लगता है कि ये तो अक्षय कुमार बोल रहा है। टोन वही है, स्टाइल वही है, सही। डायलॉग अक्षय कुमार वाले हैं, सब पता चलता है अक्षय कुमार के डायलॉग है। मतलब ऐसे लगता है ये डायलॉग लिखे ही अक्षय कुमार के, और टोन तक वही है, जो बोलने का तरीका है उस डायलॉग डिलीवरी का वो भी वही है। तो कभी तो ये वो दिखते हैं, कभी ये कॉमेडियन बन जाते हैं। लेकिन कॉमेडी तो अमिताभ बच्चन साहब भी किए। हाँ हाँ। गोविंदा को मैं मौलिक गंभीर है। अभिनेता नहीं मानता। गोविंदा जी जी। लाइट मूड के अभिनेता थे, अच्छी बात है, वो भी होते हैं। ठीक है। लेकिन हाँ। इस कारण से मैं कार्तिक आर्यन को फिर मिसफिट मानता हूँ। अब आप कई दर्शक जो है, जो कार्तिक आर्यन के फैन हैं, वो कह देंगे फिल्म चल गई ना। तो फिल्म एक आदमी के दम पर पिट तो सकती है, एक आदमी के दम पर चल नहीं चलिए सकती है रवि जी, आप चलिए। मुझसे बेहतर बिल्कुल जानते बिल्कुल। हैं। नहीं नहीं, तो बिल्कुल ये ठीक बात है। फिल्म चलने का श्रेय एक आदमी को दे दें, या वो जैसे वो स्त्री 2 चली तो वो कौन था, आयुष्मान खुराना का भाई, अपार शक्ति खुराना नाराज हो गया, अपार। मुझे क्रेडिट नहीं हाँ। मिला फिल्म के सुपरहिट। अरे भाई, तुम्हारा तो रोल भी एक्स्ट्रा जितना था यार, और तुम तो एक्टिंग के नाक पे नक फुलाने के अलावा कुछ नहीं जानते। एक बात और है जिस पर ध्यान ये देना पड़ेगा कि अगली बार हम्म। भूल भुलैया 4 तो आएगी, ये तो मुझे पक्का लग रहा है। इतनी बड़ी सफलता के बाद वो जो होता है ना, एक आएगी आपके आएगी
आएगी वो आपको क्या चीजें कहते चल हैं रही। सीक्वल बनाने को, क्या कहते हैं, ये कुछ कहते हैं ना वो फ्रेंचाइजी है एक तो फ्रेंचाइजी। सीक्वल। तो जी फ्रेंचाइजी तो जी हाँ अवश्य आएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और अनीस बज्मी के हाँ। अलावा कोई संभाल नहीं पाएगा। लेकिन बज्मी साहब एक तो संगीत पे ध्यान दे दीजिए, और दूसरे ये ओवरकास्ट लोग मत लो भाई, और लोग भी है प्रतिभावान है। अब साफ पता चलता है कि माधुरी चेहरे पे खूब सारी वो जो थिथड़न करके आई है मेकअप की, और नाक भी उनका ऑपरेशन करवाया क्या माधुरी दीक्षित ने नाक का? ऑफिशियली तो देखिए कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पूरे बॉलीवुड में ये बीमारी चर्चाएं है। तो है ना, वो चर्चाएं सत्य होती हैं, हाँ वो कैमरे के पूरे सामने आने के बॉलीवुड बाद तो सब ईमानदार ऑफ होते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इक्का दुक्का कभी बोलते हैं कि हाँ हमने जो है अपने फेस पे काम कराया, बॉडी पे काम कराया, कोई नहीं बोलता है। मैं 27 साल पीछे ले जाता हूँ। दिखता है। जी 97 में फिल्म आई थी दिल तो पागल है। हाँ उस बिल्कुल। फिल्म के अलावा माधुरी का नाक मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। उससे पहले तेजाब फलाना ढिकाना में वो नाक से ही बोलती थी, पतला चिपका नाक था। अब इन्होंने ऑपरेशन करवा के नाक की नोक छोटी करवा ली है। अच्छा, इससे होता क्या है, नाक की नोक ये सूर्य है, करियर है, चौड़ी होती तो दबा लिया उसको, अब ये शुक्र पिचक गया। तो इसीलिए आप देखिए माधुरी दीक्षित की वापसी के बाद में इनके दम पर इनकी कौन सी फिल्म चली है? नहीं कुछ नहीं चली, वो कोई भी नहीं चली अभी तक। वो 2-3 जो तब आई थी, नाचने वाचने वाली, और हाँ हाँ वो शुरुआत जो आई थी ना, आजा नचले वगैरह वो जो सब रंग दे थी। क्या वो ऐसे करके जो थी, एक है ना? हाँ रणबीर कपूर के साथ फिल्म में भी डांस किया। नहीं, उसका कई फिल्म कारण में, है लेकिन अभी ये तक हाँ करियर और ये वेब शुक्र सीरीज है। में भी। हाँ अच्छा, ओके। एक बात और भूल जाऊं उससे पहले मैं बोल दूं आपको जी कि समय ज्यादा तो नहीं हुआ। हाँ, एक बात नहीं 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 मुझे जो बिल्कुल इस हम फिल्म, हाँ, हाँ मुझे इस फिल्म में सबसे अच्छा पहलू क्या लगा, मुझे जी इस फिल्म में सबसे अच्छा पहलू ये लगा, और मैं आपको यहाँ भविष्यवाणी भी हो सकता है कर रहा हूँ, या मेरे अंदर से आ रही है, ज्योतिषीय गणना नहीं ऐसे ही, वो ये जी आ रही जी है कि इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के शुरू से अंत तक टोन अक्षय कुमार का था। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए भूल भुलैया 4 में अक्षय कुमार वापस आ जाए? मतलब इस बहुत फिल्म, हाँ हाँ, मैं बहुत लोग मतलब मेरी चाहते बात हैं, मूर्खता लग बहुत सकती है। लोग चाहते हैं ऐसा कि अक्षय की वापसी हो, और ये भी माना जा रहा है कि 4 में शायद दोनों आ जाएं, अक्षय को भी मना लिया जाए, बुला लिया जाए, क्योंकि अक्षय भी एक बहुत पिटे हुए दौर से गुजर रहे हैं। फ्लॉप, उनको भी फ्लॉप फिल्मों के बाद में हिट की जरूरत है। तो कुछ भी हो मेरी सकता है, बिल्कुल हो सकता मेरी है। ये जी बात आज पागलपन लग सकती है, लेकिन जिस तरीके से जी भूल भुलैया 2 में थोड़ा बहुत अक्षय कुमार का टोन आ रहा था, लेकिन इसमें हाँ तो ऐसे लगता है कि वो अक्षय कुमार को ध्यान में रख के ही रोल लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 4 में सारा दारोमदार जो है अक्षय कुमार पर आ जाए। एक बात और, तृप्ति डिमरी जी ने अच्छा काम किया है, अपनी मर्यादाओं में, हाँ अपनी जी सीमाओं में अच्छा काम किया है। लेकिन पूरी फिल्म में तृप्ति डिमरी को देखते मुझे श्रद्धा कपूर की याद आ रही थी, वही चेहरा मोहरा लेकिन थोड़ा पतला, जीना। हाँ हाँ तृप्ति जी डिमरी जी की मुस्कान तक वही है, दांत दंत पंक्ति दांत वही है, चेहरे का साइज वही है, लेकिन श्रद्धा कपूर का गाढ़ा है, और उसे जीना कर दे, जी थोड़ा पतला कर दे, तो तृप्ति हाँ डिमरी बनती है। तृप्ति डिमरी का मुझे भाग्य, हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक्टिंग का एंगल नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा चलने वाला भाग्य या करियर जो है। और वैसे तो विस्तार से आप और मैं अलग से बात कर ही चुके बात हैं। कर चुके हैं इस हाँ पर। जी अच्छा, इसमें भी क्या है, इसमें भी वैसा एक सीन हम्म, जो है वो उतरने, अगर गौर किया दर्शकों ने तो थिएटर से बाहर आने के बाद भी याद रहेगा। उसमें वो वहां पहुंच जाता है किले में, और फिर उसका जो परिचय करवाया जाता है, बोले ये कौन है, कि ये महाराजा है, ये कौन है, ये महारानी, ये कौन है, बोले शहजादा है। तो कहता और भैया सब कुछ के लिए शहजादा मत बोल। शहजादा अब तुरंत अगर कोई बिल्कुल। क्लिक कर गया कि इस डायलॉग का भाव क्या है, तब तो हाँ मजा है, नहीं तो मिस हो जाता है वो। और करते उसके करते चेहरे बिल्कुल पर जी उस बच्चे ने, कार्तिक ने क्या टाइमिंग दिखाई है। पर एक एक चीज जो है ना, वो हम्म अनीस बज्मी से मांगते हैं, और वो मांगते हैं कि इस फिल्म में इन्होंने जो पंडित जी थे, राजू पुरोहित, जो अपने वही है जी गदर 2 वाले विलेन, नाम भूल रहा हूं मैं, धमीजा भतीजा क्या है, वही है या दूसरा है कोई? नहीं नहीं राजू पुरोहित, इसमें राज अच्छा हाँ ठीक है, वो वही है जो गदर 2 उसमें वाले। गदर में थे। जी गदर 2 वाले हैं ये। हाँ हाँ क्या क्या बिल्कुल क्या बिल्कुल हाँ संयमित अभिनय किया है, संयमित। हाँ बिल्कुल। कोई उल्टा सीधा भौहें भटकाना भटकाना कुछ नहीं है, संयमित। हम्म, उन्हें उन्हें और फुटेज मिलनी चाहिए थी। अच्छा हाँ रोल था वो। एक, हाँ अरे लगता है कोई गंभीरता से आया। बिल्कुल। हाँ एक बात और, हम्म, कि क्लाइमेक्स पर अनीस बज्मी की पकड़ मुझे लगता है कुछ ढीली हो गई थी। हो काफी सकता है वो ढीली हो वीएफएक्स के चक्कर में गई हो गया हो, हाँ वीएफएक्स के हाँ वो चक्कर में। हाँ हाँ
अच्छा, अब यहाँ 1 मिनट मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं वहां एक बात भूल गया था, सिंघम अगेन में वो जी। यहाँ लूंगा, छूट लूंगा आपसे मित्रों से। मित्रों, अर्जुन कपूर का काम बड़ा प्यारा लगा। वो बड़े एक्टर नहीं है, ज्यादा एक्टिंग नहीं जानते, इसलिए उन्होंने जो सारा जोर दिया। अच्छा, उनका गेटअप ही ऐसा रखा कि मुंह तो इतना सा दिख रहा है, दाढ़ी, मूंछें, फल, तो वो दाढ़ी। चेहरे का एक्सप्रेशन, भावाभिव्यक्ति तो रखी ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे इनकी सीमाएं क्या है। अभी वो बहुत बड़े एक्टर नहीं है, लेकिन जी मुझे लगता है कि अगर अर्जुन कपूर पर मेहनत की जाए तो हिंदी सिनेमा को एक नया खलनायक मिल गया है। बहुत बड़ा अभिनय नहीं है उनका, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में भी जो खलनायकों की कमी है, एक तो वो जो वाधवा, मनीष वाधवा नाम है उनका, गदर 2 वालों का। हाँ, जो गदर 2 वाले, जी जो यहाँ राजपुरोहित है, भूल गए। तो एक तो बिल्कुल। मनीष वाधवा पर मेहनत की जाए, अर्जुन कपूर की सीमाओं के अंदर अगर मेहनत की जाए तो खलनायकों के रोल जो हैं इन्हें दिए जा सकते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से तो भूल भुलैया और ये सिंघम अगेन थी। मैं फिल्म कारी के हिसाब से, फिल्म साजी के हिसाब से दोनों फिल्मों के कोई ज्यादा अंतर नहीं देख रहा। वो भाग्य की ही बात है कि वो कमाई में आगे निकल गई। अन्यथा मैंने कहा था भविष्यवाणी के रूप में, आपकी साक्षी में कहा था, फिल्में दोनों चलेंगी, बॉक्स ऑफिस गुलजार रहेगा। और दोनों फिल्में यूं समझ ली, एक 19 है और एक 20 है, 21-22 तो दोनों ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो आप कह रहे हैं वो भाई बॉक्स ऑफिस पर तो पैसा आया, दोनों फिल्मों का ही कलेक्शन जो है 300 प्लस या 350 प्लस, जो भी अभी बता रहे हैं, हम फिगर्स में नहीं जा रहे। भाई अगर बॉक्स ऑफिस जो साल भर से बहुत बुरा गुजर रहा था, एक स्त्री 2 जैसी फिल्म आई जिसने जो 600 करोड़ रुपए प्लस उसका है, इन दोनों फिल्मों का मिला के वो होता है, तो ये तो बॉक्स ऑफिस के लिए तो वाकई बहुत राहत की बात है। आपने कही थी कि बॉक्स ऑफिस गुलजार रहेगा, और इसमें लेकिन ठीक है, एज जो है वो भूल भुलैया 3 को मिला है। अब इसमें जैसे जो आप अक्षय कुमार वाली बात कह रहे थे, इस फिल्म को देखते, मैंने जब मेरा रिव्यू किया था मैंने यही कहा था, इस फिल्म को देखते हुए लगता है कि कार्तिक आर्यन की जगह अक्षय को होना चाहिए। इसमें यही कार्तिक को बात, लेके कोई नकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन शिकायत वो नहीं है, कैरेक्टर में कौन बेहतर लगता, ये यही चीज है। बात। और ये मेरा नहीं, ये तमाम लोगों का आकलन है कि अगर ये रोल अक्षय कुमार को दे दिया जाए तो शायद वो इससे दोगुना बेहतर करें। तो कहीं ना कहीं अब ये खबरें आ रही, ये बातें हो रही कि 4 तो बनेगा ही, क्योंकि इतना कामयाब रहा और इस फिल्म से सही, प्रोड्यूसर कमा रहे हैं, लोग इस फिल्म को, इस कहानी को देखने आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब उसमें वही है कि जो जैसा आपको भी लग रहा है, तो वो अक्षय कुमार की मुझे लगता है चौथे वाले में एंट्री हो जाएगी, क्योंकि अक्षय अब बहुत ज्यादा ना शर्तें लादने वाली स्थिति में नहीं है। अगर आप कैरियर के हिसाब से देखें, एक आकलन हम देखें, जितनी जो फ्लॉप फिल्में उन्होंने दी जो है। शर्तें लाद कर उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज को बर्बाद कर दिया था, अब तो उसकी 10वें हिस्से की शर्त भी रखने की हालत में नहीं है। नहीं नहीं, और आप देखिए ना, उन्होंने स्त्री 2 में कैमियो रोल किया, वो भी चलती गाड़ी में बने रहना चाहते हैं। उनको भी लग रहा है लोग मुझे चलती हुई हिट फिल्मों में याद रखें, देखें। हाँ, तो स्त्री 2 का कैमियो क्या बताता है? यही बताता है, दुआओं में याद रखना, और कहीं नहीं तो वहीं सही। दुआओं में वही सही। तो इसलिए जो है, अगर ऐसा होता है कि अक्षय कुमार जो है भूल भुलैया 4 में आ जाए, पूरा रिप्लेसमेंट तो शायद नहीं होगा, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि बाकी रिप्लेसमेंट हो सकते हैं दूसरे कलाकार, क्योंकि आप भूल भुलैया 1, 2, 3 देखें तो अभी तक मंजुलिका की कहानी चल रही थी, उसका रहस्य चल रहा था, कौन है क्या है। यहाँ पे आके फुल स्टॉप हो गया, एकदम साफ हो गया, मंजुलिका कौन थी, क्या थी, मंजुलिका, अंजुलिका, वो बाबा, वो सारा मामला फुल स्टॉप लग गया है। अब तो भाई चौथी वाला फिल्म में मैटर भी आपको खत्म कर दिया, वो इस भी बार तो खत्म भाई कर वाला दिया। मैटर एक में हाँ, खत्म मतलब कर दिया। एक पूरा खत्म कर दिया, मतलब कि मंजुलिका की जो कहानी थी उसको पूरा फुल स्टॉप लग गया। तो हो सकता है कि अब चौथी फिल्म जो होगी वो पूरी नई कास्ट के साथ में, नई कहानी के साथ में, एक नई दुनिया में बनाई जा सकती है। वहां ये हो सकता है कि कार्तिक तो बने रहें, क्योंकि यंग जनरेशन जो है वो जो उनसे जुड़ी हुई है, और 2 फिल्में की उन्होंने तो भूल भुलैया की, और अक्षय की वापसी कराई जाए, और चौथी फिल्म में जो है दोनों की कुछ जोड़ी बनाकर जो है, या किसी भी तरीके से तो 2 रहें और उसके बाद में जो है एक नई कहानी लाएं। तो मुझे लगता है ये हो सकता है। अब ये कब अनाउंसमेंट होगा, क्या होगा, ये देखते हैं। होगा। अच्छा, एक और है रवि हाँ जी, जी। मित्रों को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भूल भुलैया 3 के लिए मैंने एक वाक्य कहा था, बॉक्स ऑफिस को उजड़ने से बचा लेगी। इन शब्दों पर गौर कीजिएगा। हाँ और ये कहा अरे था कि बॉक्स ऑफिस गुलजार रहेगा।
बिल्कुल, दोनों मुहावरों को समझना है, और वही हो रहा है। सही, वही हो रहा है, वही हो रहा है। आप देखिए ना, अगर इन 2 फ़िल्मों के कलेक्शन को बीच में से निकाल दें तो उजड़ ही गया पूरा तो। जड़ कहाँ गया, चल रहे हैं फिल्म? नहीं चल पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को जो फ़िल्म रिलीज़ हुई वो भी नहीं चली। अगले हफ्ते जो आने वाली फ़िल्म अभिषेक बच्चन की, उसके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं। अब नज़र कहाँ जा रही? 5 दिसंबर पे कि पुष्पा, तेलुगु पुष्पा। फ़िल्म है। हाँ। तेलुगु फ़िल्म, लेकिन हिंदी लेकिन तो कहीं दूर-दूर हम हिंदी बॉक्स हम ऑफिस और तेलुगु दोनों के हिसाब से बात करेंगे। नहीं, दोनों बात करेंगे और जिस तरह से कल ट्रेलर रिलीज़ हुआ है इस फ़िल्म का, कोणार्क, हाँ, जय श्री राम। आए, हेलो कोणार्क, जय श्री जय श्री राम। राम। तो अच्छा, एक एक चीज जो है जी, ना, अभी अपने पास में थोड़ा हुँ, समय है, एक आध बात और करें। हाँ, देखिए क्या जी, क्या है, बहुत अखरता है। हुँ, 80 के दशक में, 60-70 के दशक का संगीत, उसकी कमी अखरती थी। पिछले हाँ, 15 वर्षों से, 15-17 वर्षों से 90 के दशक के संगीत का मिठास बहुत याद आता है। मुझे ये अचंभा होता है कि इतने बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े-बड़े बैनर हैं, लेकिन ये इतनी गरीबी क्यों है फिल्मों में संगीत की? क्यों नहीं जोर देते उस पर? ये बड़ा अजीब-सा प्रश्न है, अजीब बात है। पहले संगीतकार, गीतकार, गायक महत्वपूर्ण होते थे, अब कंपनियाँ महत्वपूर्ण हो गई। कंपनियाँ जो हैं वो सिर्फ़ पैसा बनाना चाहती हैं। उनके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बैंक है। फिर अब यूट्यूब जैसे चैनल, प्लेटफ़ॉर्म या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं। अब पुराने रीमिक्स नाम की एक ऐसी बीमारी आ गई है, जो वो कैंसर से दुष्कर्म है। कम नहीं है म्यूज़िक के लिए। वो दुष्कर्म कहता हूँ मैं तो उसको, हाँ, मूल गानों के साथ में। तो वो कैंसर है। आप किसी भी महान से महान गाने को उठा लीजिए, उसकी एक लाइन उठाइए और उसके बाद कुछ भी म्यूज़िक भरिए, उल्टा-सीधा लोग लिख देते हैं, वो जो गाने तो होते ही नहीं, पता नहीं क्या वर्ड्स होते हैं। और कंपनियों का एकाधिकार है, तो वो किसी को कुछ नहीं देना चाहती। म्यूज़िक कंपनियों का तो ये हाल है, जो लोग इंडिविजुअल म्यूज़िक बनाते भी हैं, आप तो दे आओ, दान कराओ उनको और भूल जाओ कि उससे आपको 2 पैसा आना भी है। अरे, इससे हिंदी सिनेमा बर्बाद हो रहा है, और सिनेमा बर्बाद हो जाएगा तो संगीत कंपनियां और सितारे, टेक्नीशियन सब बेघर हो जाएंगे। एक बात और है, 80 के जी, दशक में हिंसा प्रधान फिल्में बनती थी। हिंसा हाँ, प्रधान, उल्टी जी, सीधी, जी, बिल्कुल। जलाकर राख कर दूंगा, लावा, पता नहीं क्या क्या। जी, लेकिन उस समय एक सौभाग्य था। हुँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण हाँ, जी आनंद जी, राजेश रोशन और बप्पी लाहिड़ी भी संगीत बराबर प्यारा दे रहे थे। ठीक उन बात है। उन फिल्मों में, हिंसा प्रधान फिल्मों के दौर में भी उन्होंने मरने नहीं। अभी पिछले 15, 17, 18 वर्षों से लगता है हिंदी फिल्म सिनेमा का संगीत ही मर गया। और बच खत्म हो गया। देखिए, ये जो नए नए पुराने जो भी है, नकलची के नाम पर किसी को छोड़िए, लेकिन पिछले 15, और ऊपर से कभी कभार AR रहमान जैसा आ जाता है, जिसको हिंदी सिनेमा के संगीत की समझ ही नहीं है। वो सूफियाना के नाम पर तथाकथित उदास गाने भर देता है। वो गाने अलग से एल्बम में भले ही चाहे अच्छे लगे, हिंदी सिनेमा का संगीत वो नहीं है। राकेश रोशन ने फिल्में बनानी बंद कर दी, तो राजेश रोशन संगीत ही नहीं दे रहे, बरसों से भाई की फिल्मों में दे रहे हैं। अब है कहां? और गीतकारों के एक नाम पर तो हालत ये हो गई है। संगीतकार, जैसे कौन सी फिल्म थी, भूल भुलैया में, 7 नहीं, वो जी, उसमें सिंघम अगेन में 7 संगीतकार। तो संगीत का ही अता पता नहीं है। नाम है कौन बस। से संगीत के जी, संगीतकार, और संगीत कहाँ है? बिल्कुल, बिल्कुल। है? एक और चीज़ हुई है, एक और चीज़ हुई है। ये जो करण जौहर और आदित्य चोपड़ा वाली जो फ़िल्मों का जो ये NRI फ़िल्में बनना शुरू हुई इस दौर में, इसमें एक और दुर्घटना हुई। इन लोगों ने क्या किया ना, इन्होंने पंजाबी म्यूज़िक को ही, पंजाबी बीट्स को ही मेन म्यूज़िक बना दिया। पहले विविधता थी। अब इनकी फ़िल्मों में जो संगीत चले हैं, इनकी जो फ़िल्में चली है, तो कल्चर से, म्यूज़िक से कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके चलने के बाद फिर ये होगा कि यार यही म्यूज़िक चलता है और NRI असल मार्केट में था। तो हर असल में फ़िल्म में क्या आप है? देखिए, कल्चर हाँ, मराठी का भी हो, गुजराती का भी हो, साउथ का भी हो, वो गाना म्यूज़िक जो बजेगा वो पंजाबी वाला बजेगा। असल लोग में क्या हैरान है? होते हैं। जी, हाँ, असल में देखिए, इन लोगों ने, या इनकी वजह से पूरी दुनिया ने, सब ने सब सिर्फ फ़ॉलो करते हैं ढोल ना। जी, धमाकार शोर शराबे को ही पंजाबी संगीत समझ लिया। बिल्कुल। पंजाबी में हीर भी तो है,
सारा शोर शराबा है क्या? पंजाबी लोक संगीत सुनना है तो आप गुरदास मान साहब को सुनिए ना, गर्व होता है। आप हंसराज हंस को सुनिए ना, गर्व होता है। लेकिन इनके नाम पर शोर शराबा उल्टा सीधा भर लेते हैं। और उस पर से क्या होता है, एक बात बताइए रवि जी मुझे कि फिल्म में दक्षिण भारतीय परिवेश का एक पात्र है और गाने वो पंजाबी में गा रहा है। वही समझ, दिमाग कहाँ रखते हैं ये लोग, मतलब ये हाल हो रखा तमाम है। फिल्में मिल जाएंगी ऐसी। जबकि जहां तक म्यूजिक बैंक की बात है तो म्यूजिक बैंक तो एचएमवी के पास भी रहता था, गुलशन कुमार के पास तो, अरे भाई आशी की फिल्म सारी की सारी म्यूजिक बैंक की तो है। बिल्कुल, म्यूजिक बैंक रखना बुरी बात नहीं है। आनंद बखी साहब लिरिक बैंक रखते थे, गीत बैंक रखते थे, वो बड़ी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है। लेकिन उसके नाम पर क्वालिटी, हिंदी सिनेमा के प्राण है सिनेमा संगीत, और वो ही खत्म कर दिया तो लाशें ढोते फिर रहे हो तुम। ये हिंदी सिनेमा वालों से कहना पड़ेगा। नहीं वही हो रहा। इनको क्या लग रहा है ना कि देखिए, किसी नए को ये आने नहीं देना चाहते हैं, उभरने नहीं देना चाहते हैं, पैसा ये देना नहीं चाहते हैं, दोनों चीजें। और इनको लगता है हमारे पास बैंक है, दर्शक को क्या चाहिए, कुछ नहीं, वो बीट्स डालनी है, एक पुराना चला हुआ गाना उठाया, उसमें थोड़ी रिदम वगैरह इधर उधर की, बीट्स इधर उधर की, और फिर किसी कच्चे खिलाड़ी से जो है उस अच्छी खूबसूरत 2 लाइन मुखड़े के बाद में उल्टा सीधा आज की डेट में कुछ भी बीट्स के हिसाब से लिखवा लिया, डालो भाई मार्केट में, और एक वीडियो बना दिया। ये सारा काम इनके लिए मूंगफली के काम जैसा है, एकदम उतना इनको खर्च आता है। उसके बाद इनको पता है कि इसको डालेंगे लेकिन पैसा बरसेगा, मतलब इसके बहुत सारे रास्ते बन चुके हैं, तो वो 1 रुपए लगा के 1000 रुपए मार्केट से उठा लेते हैं। तो ये पूरा वही चल रहा है। उनको म्यूजिक से कोई लेना देना नहीं, उनको संगीत से कोई प्यार नहीं। उनको इनके भी बाप दादाओं ने जो कर दिया है, जो इनको इतना बड़ा बना के दे दिया है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये सिर्फ बस उसमें पैसा छापो वाला मामला। तो ये कहां से भला करेंगे? मुझे हो ही गया, नुकसान हो ही गया है। हिंदी सिनेमा जो दम तोड़ रहा है ना, हिंदी सिनेमा का संगीत, मुझे बड़ा अफसोस है। क्योंकि साहब रवि जी मुझे ना हिंदी सिनेमा का जो संगीत है ना, मेरे जो पुराने परिचित है वो आज भी एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं। मैं हिंदी सिनेमा पर आर्टिकल लिखता था और आकाशवाणी जब था ना तो वो लाइब्रेरी में ईपी और एलपी चला करते थे। तो मैं ये बता देता था कि ये रिकॉर्ड जो एलपी है उस खाने में रखा हुआ है, इसका प्रोडक्शन ये है और इसके ए या बी साइड में ये गाना है, और म्यूजिक भी सुनकर बता देता था इंटरव्यूड वगैरह की, ये गाना कौन सा है, गायक कौन से, फिल्म कौन सी, अभिनेता कौन सा है। तो जिसके आप इतने करीब रहे उसकी मौत से दुख तो होगा ना। नहीं बिल्कुल, इससे इन्हीं को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं है। अगर अच्छे गाने फिल्म में होते हैं, फिल्म चलती है, लोग देखने आते हैं, उस गाने को सुनते हैं। पर अब क्या हो ना, पूरा सिनेमा का सिस्टम बदल चुका है। अब वो जो है सिनेमा को और संगीत को प्यार करने वाले लोग नहीं आए, अब वो लोग आ गए जो मार्केट की बात करते हैं। मार्केट से हम वो हर चीज मार्केट एमबीए छाप लोग आ गए जिनके लिए फिल्में जुनून नहीं है, बिजनेस है, बिजनेस है। तो ये उसका ये उल्टा कर रहे हैं, भुगत रहे हैं। ये उल्टा कर रहे हैं। ये जब जुनून नहीं बिजनेस मानते हैं तो कमाई कम हो रही है, और जिन लोगों ने जुनून माना बिजनेस ही, उन्होंने कमाई खूब की। उल्टा है मामला। बिल्कुल। अब एक बात बताइए आप, शोले जितनी एक्शन प्रधान फिल्म आई है हिंदी सिनेमा में कोई, लेकिन उसके सारे गाने सही चीज है, सारे गाने सुपरहिट है। लेकिन अभी ये सब तो जो है ना, ये सब तो, लेकिन मैं समझता हूं जब इतना है ना, जब इतना अंधेरा, इतना निराशा का समय है, तो मुझे मुगले आजम की वो बात याद आ रही है कव्वाली की, जब रात इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। इसका मतलब अच्छा दौर आने वाला है, जल्दी आने वाला है, आएगा। रात जिस तरह जितनी संगीन होगी सुबह उतनी रंगीन होगी। अब वो समय आ गया, ये दौर खत्म होने का, आएगा। अच्छा मुझे बोलते बस अति कर दी वाली दौर में हम लोग हैं। ये जो चीजें इनकी चल रही हैं, कहानी लेखन के स्तर पे, संगीत के स्तर पे, सिनेमा बनाने के स्तर पे, और इन्होंने जिस तरह से मोनोपोली बना ली कुछ लोगों, ये अति की तरफ जा रहा है और लगभग आ चुका है। तो दर्शक उसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। मैं बस विदाई में एक बात बिल्कुल, मैं कहने ही वाला था जी। पहले आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, फिर मैं अपनी बात। ये दूसरों की बात नहीं करता मैं, लेकिन क्या रोहित शेट्टी अपनी फिल्म का हर शॉट खुद फिल्माते हैं या असिस्टेंट वगैरह के छोड़ दे, तू ये ले 4 शॉट, ऐसे होता है? देखिए होता तो है, असिस्टेंट्स तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है, मुख्य निर्देशक यही होते हैं। लेकिन
नहीं, वैसा तो कोई नहीं होता, पूरा सुपरविजन होता है। लेकिन तो हाँ, जैसे एक्शन दृश्य वगैरह होते हैं या जो वो नहीं, डांस एक्शन का होता है, नहीं है, एक तो सामाजिक हाँ, दृश्य है। नहीं, नहीं, मैं उसकी तो चर्चा कर रहा सामान्य हूँ, दृश्य में तो खुद ही अपने उसमें खुद ही करते हैं सारी चीज़। है ना? तो भूल हाँ, भुलैया नहीं, रोहित शेट्टी नहीं, मैं उसकी भूल भुलैया अनीस बज्मी की बात कर रहा हूँ। भूल अच्छा भुलैया जी। 3 में जब वो डर जाता है कार्तिक आर्यन, मतलब खैर मैं वैसे कह रहा हूँ आम आदमी की भाषा में, पर हाँ। अपनी भाषा से डर जाते हैं कार्तिक आर्यन, और वो जो डेढ़ फुटिया उनका जो असिस्टेंट होता है ना, पहली बार उस पे हाँ, गौर एक किया हाँ, कभी किया नहीं। हाँ, जी, वो जी, होता है कई वो। फ़िल्मों में, हाँ। हाँ, तो वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं और अपने ट्रंक में कपड़े, संदूक में जी। कपड़े सामान बिछाते रखते हैं। तो उधर जो क्या हुँ। कर रहे हो, तो वहां कुछ संवाद चल रहा होता है, तो उसमें क्या होता है, हम ऐसे देख रहे हैं ना, तो इधर से हुँ। कार्तिक आर्यन उधर मुंह किए हुए सामने वाले से बात कर रहे हैं, और वे क्या करते हैं, कपड़े बिछा अच्छा। रहे हैं ट्रंक में, तो लोटा हाँ, रख हाँ, लेते हाँ। हैं और उसके ऊपर कपड़े रख देते हैं। फिर ठीक वो है। शॉट उधर से दिखाई देता है, कार्तिक आर्यन सामने, मतलब सामने वाली साइड से शॉट टेकिंग है, हाँ, हाँ। उसमें जी, लोटा जी। ऊपर पड़ा और कपड़े नीचे हैं। तो ये कंटिन्यूटी की मिस्टेक हो गई है। वही कह रहा हूँ कि ये कंटिन्यू, बिल्कुल, जबकि लोटा वो रख हो चुका है, जाता है। लोटे के ऊपर कपड़ा रखा है, लेकिन शॉट सामने से कं लेते ही कपड़ा नीचे लोटा ऊपर है। ये कंटिन्यूटी के लिए भी लोग रहते, मतलब डायरेक्टर नहीं देखता है, कंटिन्यूटी के लिए भी आदमी रहते अच्छा, हैं कि आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, पूरा मैं शीट पे आलोचना नहीं चेक कर रहा, होता है, वो पर थोड़ा सारी सा नहीं, नहीं, अच्छा, बिल्कुल, ये होती हैं, ये देखकर, हाँ, हाँ, ये देखकर मुझे क्या जी। याद आ गया, ये देखकर मुझे फिल्म कर्मा की शूटिंग याद आ गई। तब पंजाब केसरी अखबार है ना, उसका पहला हाँ, पेज जो है नीले रंग का छपता था, मुख्य पृष्ठ। हाँ, हाँ, जी। 80 के दशक में कर्मा की उसमें क्या होते थे ये संवाद, जैसे आप हुँ, पत्रकार है तो आप लोग शूटिंग पे जाते हैं ना, आउटडोर पे रिपोर्टिंग हाँ, करने, हाँ, कवर करने, तो उसने क्या है, हुँ। उस दिन वहां शॉट जो चल रहा था वो ये था कि थप्पड़ डॉक्टर डैंग के पड़ती है दिलीप कुमार थी, उसके बाद वो बीएसओ ब्लैक स्टार ऑर्गेनाइज ब्लू स्टार ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो वहां बम हुँ, हुँ। मारती है, जेल पर बमबारी करती है और वो जेल की बिल्डिंग जी, बिखर जी, जी। जाती है। उसके बाद का हाँ, शॉट हाँ। था, तो उसमें सुभाष घई उस पत्रकार से बातें करते करते लंच खत्म हो गया, तो वो वहां गए, असिस्टेंट से कहा था यहाँ वाली 4 ईंटें वापस ऐसे रखो, ठीक, वो 4 ईंटें यहाँ डायरेक्टर वाली वापस रखो। तो हाँ। पत्रकार ने कहा क्या हुआ, बोले यार ये शॉट कंटिन्यूटी में गलत हो जाएगा, 4 ईंटें ऐसे हाँ, नहीं थी बिल्कुल, वैसे थी पिछले शॉट में। मुझे वो सीन ठीक, याद आ गया। खैर काम तो आनंद की डायरेक्टर बातें हैं। नहीं, नहीं, काम डायरेक्टर का ही है वो। यहाँ पे एक सवाल आया है, ये अच्छा। इन्होंने हालाँकि नाम नहीं लिखा है, हम्म, अगर नाम क्योंकि अब इस तरह से लिखते हैं, इसमें लिखा है सम्राट सम्राट पृथ्वीराज, आपने ज़िक्र किया था, तो हम्म। चोपड़ा, अक्षय, मतलब प्रोड्यूसर, एक्टर अक्षय, स्टार और द्विवेदी जी डायरेक्टर, किसके कारण खराब फ़िल्म बनी थी? कहानी से लेके डायलॉग सब खराब थे उसमें, तो ये कह रहे हैं अगर बिल्कुल। उचित हो तो कृपया बताएँ। हाँ, देखिए ऐसा है, हाँ, अगर अगर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब अपने साक्षात्कार में खुद नहीं भी कहते, तो मैं जानता हूं इस बात को, और उन्होंने तो खैर खुद ही जी, कह दिया, और हुँ, उनके इशारे से साफ समझा जाता है कि अक्षय कुमार की बेवजह दखलंदाजी ने पूरी फिल्म बर्बाद कर दी, पूरी फिल्म। यहां तक कि हीरोइन, कहानी, पटकथा में परिवर्तन, फलाना गाना, संगीत, ये सब चीजें मात्र एक आदमी ने बर्बाद कर दी, और उसका नाम है अक्षय कुमार। वो तो इंटरव्यू में खुद बोल ही चुके हैं इस बात को, बोल चुके हैं। और वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये मित्रों, कम से ये कम अपना नाम तो अपनी टिप्पणी में लिखिए, हमें पता तो बिल्कुल, चले कि हम बिल्कुल। किसकी बात का जिक्र कर रहे हैं। सही। ये दरअसल अब आज के हिंदी सिनेमा का दुर्भाग्य हो गया है कि स्टारडम इतना हावी हो गया है, स्टार्स इतने हावी हो गए हैं कि सब कुछ उनके इशारों पर चीज़ें चलने लगी और उसी का खामियाजा भी भुगत रहे हैं। मुझे लगता है शायद अब ये लंबा नहीं चलेगा इस तरह से, तो बस, ये तो है। जी, चलते-चलते एक बात आपकी बात से जी। याद आ गई कि हुँ, बिल्कुल बेरोज़गार चल रहे थे राजेश खन्ना, सावन कुमार पहुँचे, बोले काका आपने कहा था कभी खाली है हो तो आ जाऊँ, मैं स्टोरी लेके आए हैं, बोले चल फ़िल्म करेंगे तेरे साथ, सौतन फ़िल्म। उसका क्लाइमैक्स राजेश खन्ना ने कहा बदल दो, सावन कुमार हाँ, अड़े, बोले नहीं बदलूँगा। तो प्रीमियर में नहीं आए राजेश खन्ना, बोले क्लाइमैक्स नहीं बदला, मैं नहीं आऊँगा, फ़िल्म पिट जाएगी। फ़िल्म सुपरहिट होने की खबर सुनी, तो राजेश खन्ना हर प्रीमियर में जाते थे। तो जिन लोगों ने स्टार के दबाव में बिल्कुल, नहीं हाँ, बनाई फिल्म, अपनी सोच से बनाई, उन्हें फल भी मिला और दूसरा भी है। खैर, बिल्कुल। याद आ गया वैसे चलिए ये किस्सा। आपने जी, जी, आपने इतनी बढ़िया बात की और इसके बाद फिर कहने को कुछ नहीं बनता है। हम इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। हमें देखने-सुनने वाले सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अपने। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय श्री राम।